स्टार्ट करिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बॉयलर प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे तो क्या क्या वेरिएशंस आ रहे थे किन किन पैरामीटर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। कंडेंसर प्रेशर कहाँ पे होता है? अगर हम टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, टीएस डायग्राम जो हमने कल अभी देखा था किसका, रैंकाइन साइकिल का। तो एक साइकिल हमने जनरल मान लिया, ठीक है। ये पी हायर, ये बॉयलर प्रेशर हो गया, और ये पी कंडेंसर लोअर प्रेशर हो गया। यहाँ पे हमें WT मिल रहा था और ये हमारा पंप वर्क था WP। वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली थी। आगे देखते हैं क्या करना है हमें। कंडेंसर प्रेशर को, अब बॉयलर तो हमने ऊपर कर दिया था कल, इंक्रीज कर दिया था। कंडेंसर प्रेशर को नीचे करके देखते हैं क्या होगा। तो कंडेंसर प्रेशर नीचे होगा तो क्या नीचे कोई लाइन यहाँ पर होगी, यही तो होगी। इसके नीचे कोई लाइन कहीं पर भी होगी, वो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। तो डॉट डॉट हमने इससे एक लाइन बना दी, ठीक है। 1 डैश 2 डैश 4 डैश, x4 मान लेते हैं, इसे x4 डैश मान लेते हैं, ठीक है। यही सारे जो पैरामीटर्स हमने बॉयलर प्रेशर इंक्रीज करके देखा था, अब उसे डिक्रीज करके देखते हैं। तो आप खुद लाइन से देखते रहिए और आप हमें बताइए पंप वर्क बढ़ा कि घटा, पंप वर्क बढ़ा कि घटा, पंप वर्क बढ़ा। टरबाइन वर्क बढ़ा कि घटा, 4 to 3 था, 4 डैश टू 3 डैश। इट मीन्स पहले ये था, अब हमारे पास ये हो गया है। इट मीन्स टरबाइन वर्क बढ़ गया है, नेटवर्क बढ़ जाएगा। हीट सप्लाई पहले 2 से 3 था, अब 2 डैश से 3 डैश है। इट मीन्स कि हमारा जो हीट सप्लाइड है वो भी बढ़ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हीट रिजेक्शन। पहले क्या था 4 to 1 के केस में, अब 1 डैश टू 4 डैश। पहले ये रिजेक्शन था, अब ये रिजेक्शन है। इट मीन्स कि ये भी इंक्रीज कर चुका है। हमारे साथ हुआ क्या, डब्ल्यू नेट इंक्रीज किया। हीट सप्लाइड पहले 3 to 2 था, अब 3 डैश टू 2 डैश है। हीट सप्लाइड इंक्रीज कर गया। हीट रिजेक्शन पहले 4 to 1 था, 4 डैश टू 1 डैश है। देखिए ये थोड़ा सा बढ़ चुका है, इट मीन्स हीट रिजेक्शन बढ़ चुका है। ड्राइनेस फ्रैक्शन पे क्या इफेक्ट आया है? ड्राइनेस फ्रैक्शन देखिए पहले x4 थी और ये x4 डैश है, तो कौन सा वेपर के नजदीक है, x4 वाला या x4 डैश वाला? x4 वेपर के ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब कि ड्राइनेस फ्रैक्शन नीचे जब आया है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ा कि घटा? ड्राइनेस फ्रैक्शन जो ड्राई होने की वैल्यू थी वो 0 से 1 की तरफ गई है या 1 से 0 की तरफ आई है? पहले देखिए यहाँ पर मान लीजिए 0.9 था, अब नीचे आया, ये वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब 0.9 से और कम हो गया होगा, 0.7 मान लीजिए, 0.8 मान लीजिए, यानी 0.9 से कम। इसका मतलब इसमें लिक्विड कंटेंट बढ़ गया, इसका मतलब इसमें मॉइस्चर कंटेंट घट गया। लिक्विड कंटेंट बढ़ गया मतलब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया और ड्राइनेस फ्रैक्शन इंप्रूव हो गया, सॉरी ड्राइनेस फ्रैक्शन घट गया। ड्राइनेस फ्रैक्शन घट गया, क्यों? क्योंकि लिक्विड कंटेंट बढ़ता चला गया है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन घट जाएगा। नेक्स्ट एफिशिएंसी की बात करते हैं, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ओवरऑल डब्ल्यू नेट चूंकि बढ़ा है हमारे पास, तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है। अब एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है तो हम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन के केस में देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या है। पहले 2 से 3 के बीच में हीट एडिशन कुछ TMA है, कोई मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन 2 से 3 के बीच में हो रहा है। अब हम मान लेते हैं 2 से 3 ना होकर के 2 डैश टू 3 हो रहा है, 2 डैश से 3 हो रहा है। देखिए ये वैल्यूज को हमने डिक्रीज किया, नीचे की तरफ शिफ्ट किया है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। इट मींस की वैल्यू जो होगी वो थोड़ी सी नीचे आएगी, TMA देखिए डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन घट रहा है तो एफिशिएंसी घटनी चाहिए थी, लेकिन साथ में हमारे पास एक और ऑप्शन था, क्या? हीट रिजेक्शन घट जाए। अगर ये घट गया
इसका मतलब ये है कि हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को इंक्रीज करने का और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन डिक्रीज करने का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो क्या ये बढ़ा है? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा? नहीं, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन डिक्रीज किया है। तो ये वाला केस तो नहीं वैलिड हुआ, यानी एफिशिएंसी नहीं बढ़ी उसकी वजह से। नेक्स्ट, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन चेक करते हैं। ये हमारी वैल्यू थी, यहाँ पर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन था, तो ये तो लाइन ही कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका मीन यही वैल्यू हो गई। इससे नीचे की तरफ आए, यानी कि ये वैल्यू हमारा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन देगा, तो क्या ये घटा या बढ़ा? ये तो डिक्रीज हुआ, इसका मतलब मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो क्या इसमें से ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है? यस, ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस हमारा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन डिक्रीज करता है और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन डिक्रीज करता है। हमारे लिए ये दोनों में, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि दोनों की वजह से एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। एक और केस होता है, एक और केस होता है, वो है सुपर हीट का, जो हमने सबसे पहले ड्रॉ कर रखा था उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, सिस्टम को सुपर हीट कराते हैं, देखते हैं सुपर हीट में क्या हो रहा है। एक रैंकाइन साइकिल ड्रॉ कर दिया, अभी तक ये पढ़ा था हमने, ठीक। एक लाइन और खींचता और मैं इसे सुपर हीट करा देता हूँ, ठीक है। सुपर हीट, सुपर हीट का मतलब क्या है? पहले बॉयलर का जो एग्जिट था वो सैचुरेटेड वेपर था, ठीक। अब मैं इसे क्या करता हूँ कि सुपर हीट कर देता हूँ किसी एक सर्टेन टेम्परेचर तक और फिर इसे एक्सपैंड कराता हूँ। तो 1 से 2 पंप, 2 से 3 बॉयलर और 3 से 4 टरबाइन और 4 to 1 कंडेंसर, ठीक। पी बॉयलर, कंडेंसर, ठीक है। मैंने आपसे कहा क्या कि मैं सुपर हीट कर देता हूं इस वैल्यू से। हमारे पास ये साइकिल थी ना पहले 3 4, हमने 3 डैश और 4 डैश कर दिया, तो क्या फायदा हो रहा हम वो देखते हैं। फायदा में क्या मिला देखिए, पंप वर्क पहले 1 से 2 था, अब भी 1 से 2 है, इसका मतलब पंप वर्क कांस्टेंट है। टरबाइन वर्क की तरफ जाते हैं, टरबाइन यहाँ पे लगी थी 3 to 4, क्या बढ़ा है टरबाइन वर्क? यस, पहले 3 से 4 था, अब 3 डैश टू 4 डैश है, इसका मतलब टरबाइन वर्क बढ़ा है। डब्ल्यू नेट पे क्या आएगा? डब्ल्यू नेट हमारा होता था डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पंप, टरबाइन माइनस पंप। टरबाइन बढ़ा है, पंप में कोई चेंज नहीं आया है, इसका मतलब नेटवर्क हमारा इंक्रीज किया होगा, तो डब्ल्यू नेट इंक्रीज करेगा। हीट सप्लाई पहले 2 से 3 था, अब 2 से 3 डैश हो गया है। पहले सिर्फ इतने एरिया पे हमने हीट सप्लाई किया था, अब हमें ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, इट मींस हीट सप्लाई हमारा इंक्रीज किया है, ठीक है। हीट रिजेक्शन की बात करें, पहले 4 to 1 था, अब 4 डैश टू 1 हो गया है, इट मींस हीट रिजेक्शन भी बढ़ा है। एक्स की वैल्यू ड्राइनेस फ्रैक्शन, पहले x4 था, अब x4 डैश है, तो याद करिए 0 to 1 हमने मूव किया था ड्राइनेस फ्रैक्शन को लेकर के, 0 to 1, 0 to 1, 0 इस साइड था लिक्विड की तरफ और 1 था गैस की तरफ, तो x4 से x4 डैश किया है, इट मींस x की वैल्यू 1 की तरफ मूव की है, इसका मतलब कि ड्राइनेस फ्रैक्शन यानी वेपर कंटेंट उसमें और बढ़ता चला गया है, इसका मतलब x की वैल्यू बढ़ी है। मॉइस्चर कंटेंट घटा है, अगर आपसे मॉइस्चर कंटेंट पूछेगा तो मॉइस्चर कंटेंट लेफ्ट टू राइट मूव करने में घटेगा और ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जिसमें वेपर कंटेंट ज्यादा होगा वो मूव करता चला जाएगा, लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करेगा। एफिशिएंसी क्या हुई? एफिशिएंसी W नेट अपॉन हीट सप्लाई, W नेट बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू हीट सप्लाई, इसलिए एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। ये जो इंक्रीज होता है ये बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू दिस हीट सप्लाई। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा है कि घटा है, देखते हैं। पहले ये वैल्यू थी तो इसका कुछ मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ये था TMA,
पहले कुछ मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन 1 2 3 4 के लिए था, हमने 3 डैश पे इंक्रीज किया था, इसका मतलब 3 पॉइंट का टेम्परेचर हमने 3 डैश पे पहुंचा दिया। इसका मतलब हमने ये वैल्यू को इंक्रीज किया है, वैल्यू को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है, तो जो मीन टेम्परेचर होगा वो कुछ और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा है, ठीक है, ये इंक्रीज किया है। रिजेक्शन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन पहले 1 से 4 के बीच में कुछ लाइन थी, वो ये वैल्यू थी, अभी भी वही रहेगी। क्यों? क्योंकि 4 से 4 डैश जो हमने चेंज किया है उसकी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन वही का वही है और वो कांस्टेंट है, ठीक है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा है और ये कांस्टेंट है। तो हमसे हमारे पास था क्या चीज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, आइदर टीएमए इंक्रीजेस और टीएमआर डिक्रीजेस। तो क्या मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा है? यस ऑफ कोर्स ये बढ़ा है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन घटा है? नहीं, कांस्टेंट है, कोई चेंज ही नहीं आया है, तो ये तो अप्लाई ही नहीं हुआ, इसे हटा दो। एक ही वैल्यू बची मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज करने की, तो ये हमने चार्ट बना लिया। हम एक चार्ट से ये देख सकते हैं कि बॉयलर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसके सारे पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट करेगा, डिक्रीज करेंगे कंडेंसर प्रेशर को तो क्या होगा, और सुपर हीट करेंगे तो क्या होगा। ये वो केस थे जो आपको जानने थे। इन सब में खास बात क्या थी? इन सब में सबसे अच्छी बात थी वो है एफिशिएंसी और ड्रेनेज फ्रैक्शन और डब्ल्यू नेट। एग्जाम में आपसे जब पूछेगा तो आपसे एफिशिएंसी पूछ सकता है, टरबाइन वर्क निकालने को बोल सकता है, नेट वर्क पूछ सकता है, क्या पूछता है वो तो एग्जामिनर के ऊपर है। बट जब प्लांट सेटअप करते हैं तो हमको ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि हम प्लांट जो सेट कर रहे हैं, जो भी सेटअप लगा रहे हैं, वो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए लगा रहे हैं या हमारी रिक्वायरमेंट का ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा आउटपुट ज्यादा हो, एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है। प्लांट की एफिशिएंसी 5% आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए। प्लांट की एफिशिएंसी 10% आए, नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आउटपुट डब्ल्यू नेट बहुत ज्यादा चाहिए। उस केस में आप एफिशिएंसी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब आपको डब्ल्यू नेट आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस, आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। बट अगर आपको ये ना ले, आपके लिए सिस्टम जरूरी हो जाता है और आप उसकी एफिशिएंसी ज्यादा चाहते हैं, तब आपको बाकी सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखना पड़ता है। तो एक्स का रोल क्या था? एक्स का रोल था क्या? एक्स बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे, तो हो क्या रहा था? देखिए, यहां मान लेते हैं कोई टरबाइन लगी हुई है, ठीक है, इस पे कोई लिक्विड का स्ट्राइक कराएं और कोई वेपर का स्ट्राइक कराएं, उस केस में होगा क्या? आपने देखा है, अगर मैंने आपको ग्लास में पानी आपके दे दिया और आप एक सैंड पे खड़े हैं, मिट्टी पे खड़े हैं, बालू पे, आपने ग्लास से पानी नीचे की तरफ गिराया तो वहां छोटा सा एक सर्किल बनेगा, वो छोटा सा एक होल बनाना शुरू करेगा। वो जो क्रिएट करेगा, वो जो एरिया रिमूव करेगा, सिर्फ एक पानी ग्लास से गिराने की वजह से, उस प्रोसेस को इरोजन कहेंगे। तो वो आपने बहुत एक लाइट फोर्स दिया और वो गिर गया नीचे पानी ग्रेविटी की वजह से, और उसके बाद वहां पे एक इरोजन प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो यहाँ पर तो हाई प्रेशर, हाई वेलोसिटी, हाई टेम्परेचर की फ्लूइड आकर के एक ब्लेड पे स्ट्राइक करती है, तो ब्लेड हमारी रोटेट करना शुरू होती है। अब रोटेशन जो मिला हमें, वो इस वेपर जो भी लिक्विड आ रहा उसकी वजह से हो रहा। अब वो लिक्विड अगर पहले है तो कुछ वाटर कंटेंट आ रहा होगा, अगर वो स्ट्राइक इस लाइन के बाद हो रही है, इसका मतलब उसमें लिक्विड नहीं, सिर्फ वेपर कंटेंट स्ट्राइक कर रहा है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? उसी बालू पे आप मुंह से फूकिए, तो क्या जो पानी से आपने गिरा करके इरोजन किया था, जो आपने सर्किल ड्रॉ जो बनाई थी, वो ज्यादा डीप होगा या आपके मुंह से जो आपने फूका है उसमें होगा? आपने जो पानी गिराया है उसकी वजह से ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आपने जो फोर्स अप्लाई मैनुअली किया। सेम काम इसमें भी होता है, जब लिक्विड आपका स्ट्राइक करेगा तो उस पर फोर्स इंपैक्ट करेगा, वो इंपैक्ट फोर्स की वजह से इसके ब्लेड्स पे इरोजन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, छोटे छोटे डॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, ब्लेड्स हमारा डैमेज होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से मूव कराएंगे, अगर हम उसे सुपर हीट करा दें या सैचुरेटेड वेपर से कराते हैं, देन हमारे पास लिक्विड कंटेंट नहीं रहेगा। तो लिक्विड कंटेंट ही नहीं है तो ब्लेड पे स्ट्राइक क्या किया? वो गैस स्ट्राइक की, जो हमारे ब्लेड्स को कम हार्म करती है, डैमेज कम करती है। तो इससे हमारे टरबाइन की लाइफ इंप्रूव होती है।
इट मीन्स हमारा जो प्लांट है वो ज्यादा समय तक ऑपरेट कर सकता है एज कंपेयर टू जब हम वेट रीजन से एक्सपेंड कराएंगे। तो देखिए क्या फायदा हमें मिला, हम जो ये सारी चीजें एक्स वैल्यू निकाल रहे थे वो क्या हो रहा था, ये जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये एक्स हमें ये बताता है कि हम जो स्ट्राइक कर रहे हैं टरबाइन पे वो लिक्विड कंटेंट लिया हुआ है या वेपर कंटेंट लिया हुआ है। जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा हमारे लिए होगा एज कंपेयर टू वेट रीजन। इसीलिए सुपर हीट की साइकिल ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। क्यों? आउटपुट भी बढ़ा है प्लस साथ में ड्राइनेस फ्रैक्शन भी इंप्रूव हुआ है। इसका मतलब हमें साथ साथ दो चीजें इफेक्ट कर रही हैं, ये भी और ब्लेड की एफिशिएंसी भी। साथ में हमको पंप वर्क को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं देना पड़ा है। इसका मतलब पंप वर्क हमारा नेग्लिजिबल था पहले की तरह, पंप वर्क कांस्टेंट था, नेटवर्क बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गई और ड्राइनेस फ्रैक्शन इंप्रूव हो गया। तो ये सारे जो साइमल्टेनियस हो रहे हैं हमारे साथ काम, उसकी वजह से हम सुपर हीट साइकिल को बेस्ट मानते हैं। लेकिन फिर भी ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में ये भी यूज होता है और कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज करके भी यूज करते हैं, बॉयलर प्रेशर को भी इंप्रूव करते हैं। डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम किन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। एफिशिएंसी तो हर केस में बड़ी मिल गई, डब्ल्यू नेट हर केस में बड़ा मिल गया, बट हमारे पास जो और वैल्यूज होती है ना, एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है, कितनी आ रही है, वो डिपेंड करती है। देखिए एक्स 2 में तो घटा है, देन फिर बढ़ा है, तो क्या हो रहा है वो देखना पड़ता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट एक्स की है, एफिशिएंसी की है, हीट सप्लाई की है, हीट रिजेक्शन की है, डब्ल्यू नेट की है, टरबाइन वर्क की है, किसकी है, ये सारे पैरामीटर से हम जज करते हैं। इसके बाद एक साइकिल आती है रीहीट की, रीहीट साइकिल कहते हैं। इसे रब कर देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। तो हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ाने के क्या क्या ऑप्शन है, आइदर बॉयलर प्रेशर इंप्रूव कर दे, इंक्रीज कर दे, कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज कर दे, सुपर हीट में सिस्टम को लेते जाए। ठीक है, अब हमारे पास है रीहीट साइकिल। अभी साइकिल कंप्लीट नहीं किया है, देख लेते हैं फिर कंप्लीट करते हैं। दो तरह का केस मिलेगा रीहीटिंग में, दो तरह का क्या, आपको डायग्राम दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक ये डायग्राम और एक डायग्राम और जिससे हम वो अभी साइकिल बनाने वाले हम वो आपको दिखाते हैं, जो आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिल जाता है, कभी कभी बुक्स में, बहुत सारे बुक में दिया है।
ठीक है, ये डायग्राम भी सही है और आपको एक और डायग्राम दिखाएंगे, वो भी डायग्राम सही है। क्या काम कर रहा है, ये कंडेंसर था आपके पास, इसका काम तो पता ही चल गया था, जो स्टीम आ रही थी उसे कंडेंस कर रहा था और पंप के थ्रू वापस बॉयलर में इंडक्ट करा रहा था। अब मान लीजिए एक सिस्टम हो, जब आप बॉयलर से स्टीम जनरेट किए, बॉयलर से एक स्टीम निकली बहुत ढेर सारी हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे स्टीम आई, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे स्टीम आई, वो स्टीम टरबाइन पे इन करने वाली है, सुपर हीटेड स्टेट में, मान लीजिए सुपर हीटेड स्टेट है, तो 1 से 2 आपने पंप लगाया है, पंप से आपने बॉयलर में हीट दिया, 2 से 3 की तरफ ये मूव किया, और 3 क्या हमने बोला सुपर हीट के केस में, सुपर हीट कुछ यहाँ पर होगा, हमने वो 3 स्टेट दिया जहां पे टरबाइन का इनलेट होने वाला है, वो टरबाइन का इनलेट हो रहा है। अब उस केस में क्या होगा कि हम जब देखते हैं इसको डायरेक्ट एक्सपैंड करा दिया पूरा नीचे तक, ये हमारा वर्क आउटपुट मिलने वाला था, लेकिन साथ में एक चीज और देखने को मिली कि हमें जो एक्स मिल रहा है वो कुछ मॉइस्चर कंटेंट अपने साथ लेके जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे ब्लेड को हार्म करने वाला है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ऐसा करें हम, यहां तक जब वो आ ही रहा है इस सैचुरेशन पॉइंट तक, तो हमें सैचुरेशन पॉइंट से वापस इसको हीट ना कर दें, वापस हीट कर देंगे तो फायदा क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। तो जब ये दोबारा एक्सपैंड किया और दोबारा नीचे एक्सपैंड हुआ, तो टरबाइन वर्क पहले तो ये मिल रहा था, अब ये वैल्यूज और जुड़ गई हैं, इसका मतलब ये वर्क आउटपुट बढ़ करके इतना हो चुका है, इसका मतलब हमारे पास आउटपुट भी बढ़ जा रहा है, प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन इंप्रूव हो जा रहा है, पंप वर्क को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास एफिशिएंसी इंप्रूव होने के चांसेस मिल रहे हैं। आउटपुट बढ़ गया, इनपुट पे कोई फर्क नहीं है, तो हमारे पास एफिशिएंसी इंप्रूव करने का चांस है हमारे पास, प्लस साथ में हम साइकिल में टरबाइन की लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें क्या समझना होगा, हमने क्या किया, हमने बॉयलर से स्टीम में एंटर कराया स्टीम को, कुछ एक्सपैंड हुआ, बट एक्सपैंड होने के बाद ही जैसे ही वो एक्सपैंड हुआ कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, हाई टेम्परेचर पे ही, हाई प्रेशर पे जब इसमें एक्सपेंशन शुरू हुआ तो हमने कुछ एक्सट्रैक्ट की और वापस बॉयलर में लेते हैं। फायदा क्या है, रीहीटर जब ये वापस आएगा तो बॉयलर में ऑलरेडी प्रेशर और टेम्परेचर होगा जो कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं, वो इसको और हीट एक्सचेंजर प्रोसेस कर एक हेल्प करेगा और जिसकी वजह से हमारा ये काम शुरू होगा। ठीक है, पॉज करिएगा, कुछ गलत बता दिए क्या। ठीक है, तो हमने कुछ एक्सपैंड कराया, कुछ रीहीट कराया, वापस हमने फिर से स्टीम टरबाइन में एक्सपैंड होने के लिए भेज दिया। इन सब के बीच में फायदा क्या, जो कंडेंस हो रही थी, जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी, उसे हमने वापस हीट किया जिसकी वजह से उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन इंप्रूव हो गया और वो एक्सपेंशन में चला गया, जिसकी वजह से हमारा वो साइकिल इंप्रूव करने वाला है आउटपुट को। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ, 1 से 2 पंप वर्क, 2 से 3 बॉयलर हीट सप्लाई, 3 से 4 जो पहला एक्सपेंशन था, 3 से 4 वो हमने हीट एक्सट्रैक्ट किया है, 3 से 4 कुछ हीट करेंगे तो वापस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो 4 से एक टेम्परेचर 5 तक गया, इसी एक टेम्परेचर तक गया 5 तक, 5 से फिर हमने 6 पे एक्सपैंड कराया और 6 पे एक्सपैंड कराने के बाद हमने उसे कंडेंसर में दे दिया और फिर पंप के थ्रू वापस ले गए। इट मींस हमारी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। हीट सप्लाई कहाँ हुआ है, 2 से 3 के बीच में, क्योंकि बॉयलर है, हीट सप्लाई यहाँ होना था, देखिए यहाँ हीट सप्लाई हुई है, और साथ में कहाँ हुई है, 4 से 5 के बीच में फिर हीट सप्लाई की गई है, 4 से 5 के बीच में हीट सप्लाई किया गया, यानी हीट सप्लाई 2 बार हुआ, हीट सप्लाई 1 और ये हीट सप्लाई 2। ठीक है, आउटपुट कहाँ मिलने वाला है, एक 3 से 4 के बीच में पहले एक्सपेंशन में और दूसरे एक्सपेंशन में, तो यानी कि टरबाइन वर्क हमको यहां मिला WT1 और ये WT2, पंप वर्क एक ही था, वो कांस्टेंट था। ठीक है, हम ये डायग्राम ड्रॉ कर मिटाते हैं और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं कि एग्जैक्ट फॉर्मूला आता क्या है और
कैसे आ रहा वो देखते हैं। आपको एंथैल्पी डिफरेंस सिखाया था कि हमें जिस साइड निकालना होगा उसका एंथैल्पी डिफरेंस लेंगे। टरबाइन वर्क, टरबाइन वर्क हमारे पास दो मिला है, WT1 और WT2। WT1 प्लस WT2। T1 किसके बीच में मिला है? 3 और 4 के बीच में, H3 माइनस H4 प्लस T2 किसके बीच में मिला है? H5 और H6 के बीच में। ये आपका आ गया टरबाइन वर्क। पंप वर्क आपका क्या है? H2 माइनस H1, ठीक है। हीट सप्लाइड आपका क्या है? हीट सप्लाइड 1 प्लस हीट सप्लाइड 2। 1 किसके बीच में है? H3 माइनस H2। हीट सप्लाइड 2 किसके बीच में? 5 और 4। अगर आपसे पूछा जाए W नेट क्या होगा तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, टरबाइन माइनस पंप, यही तो होगा। आपसे अगर नेट पूछा जाए, डायग्राम रब करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाए W नेट क्या होगा? टरबाइन माइनस पंप। टरबाइन क्या है? ये, और पंप दिस वन। हीट सप्लाइड आपके पास है, आपसे पूछा जाए एफिशिएंसी क्या होगी? वर्क डन अपॉन W नेट होता है, W नेट अपॉन हीट सप्लाइड। यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? देखिए, WT1 प्लस WT2 माइनस WP अपॉन QS1 प्लस QS2 बना। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए क्या आया। याद करने की जरूरत तो थी नहीं, याद करना हमें है नहीं, नंबर हम कुछ भी रखें। H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6 माइनस H2 माइनस H1 अपॉन हीट सप्लाइड H3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H4। ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। किस केस में? रीहीटिंग के केस में। तो क्या हमको ये याद करना पड़ा? बिल्कुल नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं थी। हमने रैंकाइन साइकिल ड्रॉ की, टीएस डायग्राम में सारे पॉइंट पे एंथैल्पी कैलकुलेट की, और एंथैल्पी कैलकुलेट करने के बाद हमें ये सारे वैल्यूज मिल जाने के बाद डायरेक्ट हम उसे निकाल सकते हैं। और एफिशिएंसी, वर्क डन, टरबाइन वर्क, पंप वर्क, हीट सप्लाइड, इसी में आपसे अगर पूछता है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, वर्क रेशियो, हीट रेट, कुछ भी पूछेगा आप इसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रीहीट के लिए था। रीहीट का एक डायग्राम और है, उस डायग्राम को देख लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी नहीं। वो डायग्राम कई बुक में दिया हुआ है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। समझने के लिए दोनों देख लेते हैं, कंफ्यूजन ना रह जाए हमारे पास। बॉयलर हमारे पास था ही स्टीम जनरेशन के लिए। हमने ये देखा, ये पंप हो गया, कंडेंसर हो गया। अभी इसको नाम नहीं देते हैं, बताते हैं क्यों। आप नंबरिंग कुछ भी करें उसके अकॉर्डिंग टीएस डायग्राम बना लेंगे। नंबरिंग को रटने की जरूरत नहीं है कि याद कर लिया नंबरिंग वही रखेंगे, नहीं, जरूरत नहीं है। एक बार खुद से बनाइए, सब कुछ याद हो जाएगा खुद ही, आपको रटना पड़ेगा ही नहीं। कुछ बच्चों के सवाल आते हैं, वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं इसमें क्या आते हैं। कुछ बच्चों का सवाल आता है कि सर ये पाइप कहाँ तक ले जा सकते हैं? क्या पाइप को यहाँ ले जा सकते हैं 3 से ऊपर? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है।
आप 3 से ऊपर नहीं ले जा सकते। आइडियल केस में ये बराबर हो जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकता, सिस्टम की अपनी लिमिटेशन। क्या सर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम इसको कंटिन्यूएशन में लेते जाएं, तुम्हारे पास और आउटपुट बढ़ता जाएगा, हम ऐसा ही करते जाएं? नहीं कर सकते, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड होने से फायदा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ कॉस्ट बढ़ेगी और एफिशिएंसी फिर हमारी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा लगता है देखने में कि बढ़ेगी, बट एक समय बाद एफिशिएंट होने के बाद भी सिस्टम काम नहीं कर पाता। तो सिस्टम अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से भी 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। 2 से ज्यादा आप 3 लगा सकते हैं, 3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं। 2 लगाते कब है? जब ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू, x की वैल्यू अप्रोक्स 0.88 आनी शुरू हो जाए या 0.88 से कम की तरफ मूव करने लगे, तब हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें रीहीट साइकिल की जरूरत है। अगर हमने बोला x की वैल्यू 0.6 है, इसका मतलब हमें रीहीट साइकिल की जरूरत है, और हम रीहीटिंग एक बार यूज कर सकते हैं ताकि ये 0.6 से इंप्रूव होके एटलीस्ट 0.9 0.98 कुछ समथिंग बन जाए। ठीक है, अच्छा ये 2 क्यों बना रखा है हमने? तो याद करिए अभी हमने जो लास्ट डायग्राम बनाया था वो यहां से एक्सपेंड किया था और इस टरबाइन में एंटर कराया था। तो जो टरबाइन हाई प्रेशर के साइड होगा, जो टरबाइन हाई प्रेशर के साइड में होगा उसका नाम रखेंगे हाई प्रेशर टरबाइन, और स्टीम टरबाइन है क्योंकि स्टीम साइकिल में बात कर रहे हैं। और जो टरबाइन लो प्रेशर के साइड में होगा उसका नाम देंगे लो प्रेशर टरबाइन। क्या काम हो रहा है देखिए, कुछ इस तरह मूव कर रहा है, 3 से 4 पहला टरबाइन हाई प्रेशर टरबाइन, 5 से 6 लो प्रेशर टरबाइन हो रहा है। यानी कि आपके पास टरबाइन वर्क है, आउटपुट है, आप कुछ भी कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पूछा जाता है सर ये प्रेशर कितना रखेंगे? ये जो रीहीट प्रेशर है, ये बॉयलर प्रेशर है और ये कंडेंसर प्रेशर है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ये बताइए रीहीट प्रेशर कितना होगा, बॉयलर प्रेशर कितना होगा, कंडेंसर प्रेशर कितना रखेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो रीहीट के साथ ये चक्कर है, इसे 20 से 25% 20 to 25% ऑफ बॉयलर प्रेशर करते हैं पीबी के रेस्पेक्ट में, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाते, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाते। अब क्या होगा, मान लीजिए बढ़ाते हैं तो आपने 100% कर दिया, इट मींस हुआ क्या, 100/100 पीबी, यानी कि पीआर और पीबी इक्वल हो गया। इट मींस पीआर और पीबी इक्वल हो गया, यानी रीहीट पॉसिबल नहीं। तो हम सर्टेन लिमिट तक बढ़ाते हैं, तो रीहीट हमारा 20 से 25 तक एफिशिएंट है। उसके बाद हमारी अगर साइकिल की एफिशिएंसी ड्रॉ करेंगे उसके रिस्पेक्ट में, बॉयलर प्रेशर के रीहीटिंग प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। कहां पर? 20 to 25% के बाद। हम अगर रीहीट का प्रेशर बॉयलर प्रेशर के एफिशिएंसी के टर्म में देखेंगे, तो हम जब भी रीहीट प्रेशर 20 to 25% करेंगे बॉयलर के, देन एफिशिएंसी उसके बाद डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। एफिशिएंसी डिक्रीज होने का मतलब है कि अब हम इससे ज्यादा इसको ना बढ़ाएं, इसीलिए हम 20 to 25 से ऊपर नहीं इंक्रीज करेंगे, हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। कैलकुलेशन मैथमेटिकली बढ़ेगा, बट सिस्टम हमारा लिमिटेड हो जाएगा कुछ थर्मोडायनेमिक कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से, जो टेम्परेचर की भी लिमिटेशंस है, सिस्टम की खुद की टरबाइन की लिमिटेशंस है, जिसके बाद आप जब भी इसको इंक्रीज करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। बट 0 to जब भी आप बढ़ाएंगे तब आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, 0 से 20 से 25% ऑफ रीहीट प्रेशर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीजनरेशन साइकिल, ये मिटा देते हैं। ये समझ में आ गया, 2 टरबाइन लगा था, 2 टरबाइन का काम कुछ नहीं था, काम वही था हाई प्रेशर और लो प्रेशर टरबाइन का, सेम डायग्राम था, बस यहाँ प्रेशर उसने क्या किया, एक्सपेंशन 2 अलग अलग टरबाइन में दिखा दिया। हमने लास्ट डायग्राम में सेम टरबाइन लिया था और 2 बार एक्सपेंशन करके दिखाया था। तो दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं, बुक में आपको ये भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट है रीजनरेशन। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन साइकिल में देख लेते हैं, तो एक डायग्राम बनाते हैं रीजनरेशन साइकिल का, रैंकाइन का ही है। रीजनरेशन साइकिल तो पहले हम बनाते हैं आइडियल रीजनरेशन साइकिल, ठीक है, आइडियल रीजनरेशन साइकिल। बाद में हम लोग एक रियल रीजनरेशन साइकिल को देख लेंगे, और न्यूमेरिकल तो रियल वाले पे सॉल्व करने वाले हैं, करने को आइडियल पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर रियल के केस में करेंगे। उस रियल में भी क्या क्या आइडियल होगा उसे देखेंगे। अभी फिलहाल ऐसे देखते हैं, एक आइडियल केस है हमारे पास। सेम साइकिल हमारी वैसी ही बनती है जैसा हमने देख रखा है, साइकिल में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे बॉयलर था, बॉयलर से स्टीम टरबाइन में गया, टरबाइन से कंडेंसर में आना है, ठीक है, कंडेंसर से पंप में जाना है। बट यहां से थोड़ा सा डिफरेंस है। आप क्या करते थे, इसमें डायरेक्ट एंटर करा देते थे, यही करते थे, बट हम इसमें ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम पंप से बॉयलर तक ले जाने के लिए जो रास्ता चुनेंगे वो टरबाइन से होके गुजरेगा, और फिर बाहर ला करके बॉयलर में इन करा देंगे। क्या काम हुआ यहाँ पर, ऐसा करने से फायदा क्या मिला, देखते हैं। एक अजीब सा डायग्राम मिलेगा आपको, आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तक तो देखा था ये स्ट्रेट लाइन की, अब ये कर्व कहाँ से आ गया, ठीक है, इसे देखते हैं। इसमें काम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा डायग्राम बनाया गया, और क्यों ऐसा डायग्राम बनाया हमने वो देखते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक, जो रैंकाइन साइकिल की तरह देखने में था। पंप का जो लिक्विड था वो हम बॉयलर तक पहुंचाने वाले थे। तो ध्यान रखा आप इसमें ध्यान दिए होंगे, तो बॉयलर में हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो वाटर की हेल्प से कर रहे थे, वाटर कह रहे हैं कंबशन प्रोसेस के थ्रू कर रहे थे। और बॉयलर का काम क्या था, 40 बॉयलर का काम क्या था, हीट को यूज करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने का। तो हम लोग इस केस में क्या कर रहे हैं कि जो पंप से लिक्विड आएगा उसे हम एक टरबाइन के अंदर से पास करा रहे हैं। ऐसा करने से हमें फायदा क्या हो रहा है, देखिए, एक टरबाइन बनती है, अलग से बना के देखते हैं, ठीक है।
टरबाइन हमारी एक बनेगी, उस टरबाइन में हमने इन कराया, क्या इन कराया, जो लिक्विड आ रहा था पंप से उसे हमने इन कराया। ठीक, 3 से 4 हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस हमने रखा था, 3 से 4 एक्सपेंशन प्रोसेस रखा था, और हर बार देखा था कि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता था, स्ट्रेट लाइन हो रही थी 3 से 4 की, यानी कि वहां पर Q0 था, डेल Q बाई टी डी एस। सिस्टम एडियाबैटिक होता है, कोई सिस्टम से हीट बाहर नहीं जाती है, उस केस में ये 0 होता था और ds इज इक्वल टू 0। इट मींस एंट्रोपी चेंज हमारा 0 होता था और इसलिए एंट्रोपी कांस्टेंट होती थी। हमने क्या किया कि पंप के थ्रू वाटर को इन कराया और एक्सपेंशन भी साथ में कराया। मिला क्या हमको, जब हमने एक्सपेंशन साथ में कराया तो देखें अगर आप ध्यान से, आपने एसएमटी में पढ़ा है हीट एंड मास ट्रांसफर में काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, वो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है कि इधर से आपने लिक्विड को सप्लाई किया, जो वाटर था वाटर इन किया, और यहां से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम जो है वो पास की। इट मींस आपस में कुछ हीट एक्सचेंज हुआ। ये हीट एक्सचेंज होने की वजह से डेल क्यू सिस्टम में तो रहा, बट वो चेंज हो गया और कुछ हीट ट्रांसफर कर दिया किसको, इस वाटर को। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, हमारा हीट सप्लाई कुछ कम हो गया। अब देखिए क्यों, क्योंकि वाटर का कुछ टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो बॉयलर वर्क रिड्यूस हो गया। अब हमने ये देखा कि कुछ चूंकि ट्रांसफर हो रहा है और सिस्टम अब कांस्टेंट एंट्रोपी पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो जाने की वजह से क्यू की कुछ वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हम इस सिस्टम को आइसेंट्रोपिक कंसीडर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये एक हमें कर्व मिलना शुरू हुआ। नेक्स्ट 4 हमारा देता है एक्सपेंशन। फाइनली जो एक्सपेंशन होता है, जो रेस्ट ऑफ द स्टीम है कंडेंसर में जाने वाली है, वो स्ट्रेट लाइन होकर कंडेंसर में चली आएगी। अब ऐसा करने से हुआ क्या, सिस्टम का जो सेटअप देखेंगे वो सेटअप में क्या है, Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जाना होगा, अगर इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जाना है स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसा होने के लिए चेंज इन हीट आपका कुछ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए, तभी तो हीट सप्लाई नहीं होगी, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर किसी दो बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होगा अगर वो कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो अगर हम डेल्टा टी 0 कर दें तो Q फाइनाइट होने के लिए A को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। तो हम कभी इतना बड़ा टरबाइन नहीं डिजाइन कर सकते जो इनफाइनाइट साइज का हो, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम डेल्टा टी 0 कर लें, A इनफाइनाइट कर दे और हम हीट ट्रांसफर कराते रहे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आइडियल रीजनरेशन साइकिल भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम रियल को पढ़ेंगे। साथ में आपने एक रैंकाइन साइकिल में कार्नोट पढ़ा है, ये हमारी रैंकाइन थी और ये हमारा कार्नोट है। ठीक है, ये हमारा कार्नोट है। तो ये जो थोड़ी सी एफिशिएंसी एक्स्ट्रा आई ना, ये और ये कंपनसेट करती है एक दूसरे को, और आइडियल रीजेनरेटिव साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट के इक्वल हो जाती है। एग्जैक्ट ना कहके अप्रॉक्स कहते हैं, ज्यादा बेटर है। तो ना कार्नोट पॉसिबल था, ना आइडियल रीजेनरेशन साइकिल पॉसिबल है, तो पॉसिबल क्या था, कार्नोट का इंप्रूवमेंट करके हमने रैंकाइन बनाया था। इसी तरह आइडियल का इंप्रूवमेंट करके हम रियल रीजेनरेशन साइकिल की तरफ मूव करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, रियल रीजेनरेटिव साइकिल की तरफ मूव करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इसको ओवर करते हैं, और ये ध्यान रखिएगा हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने 5 चीजें पढ़ी हैं, 5 चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, बस उसे
उसे समराइज करते हैं और खत्म करते हैं।